हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का अर्थशास्त्र देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय को पूरा कवर कर चुके थे, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न। आज हम इस वीडियो में सेकेंड अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। हमने इसमें दो क्वेश्चन देख चुके थे कि आय से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद हमने देखे थे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो दो क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमने राष्ट्रीय आय के बारे में जान लिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, मतलब राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे कि यानी कि आय के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग प्रति आय भी जान लिए थे। तो राष्ट्रीय आय जो देश की आय होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और उसकी गणना कैसे करते हैं इसके बारे में हमको इस वीडियो में जानना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि कोई PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। आप इसमें जब भी इस क्वेश्चन को लिखिएगा तो ये संस्थान है या किसी का नाम आता है उसे को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखिएगा। इससे एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाएगा और उसे लगेगा कि स्टूडेंट में पढ़ा है अच्छे से, उसमें अच्छे जानकारी है, तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर कॉपी आपका अच्छा रहेगा ना, एग्जामिनर का यदि मूड अच्छा हो गया तो वो आपका अगर गलत भी कोई क्वेश्चन पकड़ा गया तो उसमें भी आपको नंबर ज़्यादा नहीं कट करेगा। और यदि आप अच्छे तरीके से नहीं लिखे रहिएगा, उसे निराश कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस संस्था की स्थापना 1954 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को आकलन करने के लिए किया गया था। मतलब इस संस्था का जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था बनाई गई थी वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाया गया था? 1954 ईस्वी में। किस लिए? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को आकलन करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई संपत्ति होती है तो कहते हैं ना कि इसके पास इतनी संपत्ति है या मेरा आय है, मेरा संपत्ति है। उसी तरह राष्ट्र का भी संपत्ति होती है, तो उसको आकलन करने के लिए, उसको मापने के लिए एक संस्था, एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसके बाद उस आय को जो प्रकाशित किया गया, मतलब कब स्थापित किया गया, तो 1954 ईस्वी में। इसलिए तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को आकलन करने के लिए संस्था नियमित रूप से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय आता है तब न GDP का पता चल पाता है, या बजट लागू होता है जो आपका लास्ट मार्च और अप्रैल के बीच में जो बजट लागू किया जाता है, इसी राष्ट्रीय आय के आकलन के बाद ही बजट लागू किया जाता है कि इतना आय हुआ है इस बार देश में, तो कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, तो उसी पर आधारित बजट लागू किए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही है जो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन करते हैं। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। फर्स्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने तो ये देखे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है। और मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। तो चलिए इसको भी जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। यह संस्थान तो 1924 ही लागू कर दिया गया, तो उसे बनते बनते तैयार होते होते कुछ समय लगता है। तो उसी तरह क्या हुआ कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया वह कब किया गया, तो 1868 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और हम आपको ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे भी, क्योंकि हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार है।
सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका 450 से अधिक नंबर आसानी से आ सके। उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि उसके पुस्तक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में उल्लेख किया गया था कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया का है। जब 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया, तो उसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति के आय का आकलन करेगा तभी ना पता चल पाएगा। तो उसी से उनको पता चला था कि देश में प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है वह कितना है, 20 रुपया ही है, क्योंकि एवरेज देखा गया तो 20 रुपया ही अब सबका देखा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा है तो उसी को लेके चलेंगे, मतलब जो गरीब है बहुत ज़्यादा, तो गरीब में ही आते हैं भारत में, तो उनके पास भी क्या, मतलब एक प्रति वर्ष जो होता है आय वह कितना होते हैं, उस पर आधारित यह आकलन लगाया गया था। तो वह कितना था, 20 रुपया था, उस टाइम में थे 1868 ईस्वी में। इसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी राव ने 1925 से 1929 ईस्वी के बीच भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन को प्रस्तुत किया, जो काफ़ी प्रचलन में था। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 1868 होगा, 1968 नहीं होगा। 1868 में ही दादा भाई नौरोजी ने अपने राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित किया था, 1868 में इसके द्वारा किया गया था। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो थे डॉक्टर वी राव, तो उनके द्वारा 1925 से 1929 ईस्वी के बीच में राष्ट्रीय आय का आकलन प्रस्तुत किया गया, जो काफ़ी प्रचलित हुए थे, काफ़ी प्रचलन में थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि यह भी राष्ट्रीय आय, तभी से हम लोग बोल रहे हैं राष्ट्रीय आय, लेकिन होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हम आगे इसको नहीं बता रहे थे। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते हैं तथा उनके प्रमुख विधियाँ क्या है। तो देख सकते हैं मेरा जो क्वेश्चन है वह क्या है, कि इसके बाद मेरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय का परिभाषा दें, इसके प्रमुख विधियों को लिखें। इनका जो प्रमुख विधि है उनको भी लिखना है। तो चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का कैसे पता लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष में जितना भी उत्पादित वस्तु होता है उसका कितना मूल्य होगा, एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। जैसे रेलवे सेवा से भी पैसा आता है, उसके बाद बस सेवा होती है, और हाईवे रेल, ये कह सकते हैं कि प्लेन सेवा होती है। इन सेवाओं, बैंकिंग सेवा होती है, बहुत सारे होती है। इन सेवाओं से क्या पैसे आते हैं, क्या मूल्य आते हैं, तो उन सारे को आकलन करके ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, मतलब दूसरे हम शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि वर्तमान में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहलाता है। बात वही है कि दूसरे शब्द में अलग तरीके से बोला गया कि वर्तमान में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा, मतलब कितना आय अर्जित किया गया, तो जो अर्जित किया जाता है, जो कमाया, तो वही जो रहता है उसी को हम लोग अब संपत्ति मानते हैं। तो वही कह रहा है कि वर्तमान में किसी देश में अर्जित आय के कुल मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब राष्ट्रीय आय वही होता है कि वर्ष भर में किसी भी वस्तु से, उत्पादित वस्तु से, सेवा से, कृषि से, इन सब चीज़ों से जो आय आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होते हैं। तो
ये तो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी देख ही लेते हैं। तो हम मेरा इसमें पूरा अध्याय ही इसको कवर कर लेते हैं, सेकेंड अध्याय पूरा आ जाएगा मेरा इस वीडियो में, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी देनी है, उसके बाद क्या है कह रहा है कि इसके प्रमुख विधि को भी लिखे। तो राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि निम्न है, क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि निम्न है। तो फर्स्ट विधि देख लेते हैं, किन किन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जाती है, मतलब पता लगाया जा रहा है। तो प्रथम विधि है उत्पादित गणना विधि, कोई भी वस्तु का उत्पादित होता है तो उससे भी राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया है। उत्पादित गणना विधि मतलब इसके अंतर्गत उत्पादित कहाँ कहाँ से होगी, तो कृषि से आएंगे, व्यापार से आएंगे, और भी मतलब व्यापार में तो सारे चीज़ आ ही गए और कृषि तो आ ही गए। इन्हीं चीज़ों से क्या होते हैं कि उत्पादित वस्तु होते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादित गणना विधि को बांटा गया है। इन सभी क्षेत्रों में से एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, बाजार मूल्य तथा निर्यात को जोड़कर राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। मतलब इन सभी चीज़ों से जो उत्पादित वस्तु होती है उनको यदि विदेश भेजा जाए, बेचा जाए तो उनका भी बाजार निर्यात मूल्य उसी को कहते हैं। उसके बाद बाजार मूल्य जो हमारे यहाँ जो रखा जाएगा उसका बाजार मूल्य क्या है, तो उन्हीं से पता लगाया जाता है किसका, राष्ट्रीय आय का। एक तो ये विधि हुआ। दूसरा विधि क्या है, आय विधि। तो आय विधि में जानते हैं कि कैसे पता लगाते हैं हम लोग। तो आय विधि में जब राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर, जब राष्ट्र के देश के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे हम आय गणना विधि कहते हैं। तो समझ गए कि देश की जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, जब देश के व्यक्तियों की जो आय का पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का इतना, सारे व्यक्ति की आय का पता लगा कर जोड़ दिया जाता है, तो उसी को राष्ट्रीय आय गणना विधि कहते हैं। क्योंकि जनगणना होती है तो आप लोग देखे होंगे कि जब जनगणना होती है तो सारे चीज़ों की लिखा जाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितने भैंस है, गाय है, क्या है, ये सारी चीज़ों को लिखा जाता है, क्योंकि इसी से पता चल पाता है। तो आप लोग कभी जनगणना में देखे होंगे तो आप लोगों का पता होगा। उसके बाद है तीसरा विधि, क्या है, व्यय गणना विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए अंतिम आय को मापने का, यहाँ आय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आय को मापने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के जो अंतिम आय होते हैं उसको मापने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इसमें निजी उपयोग व सरकारी ब्याज, निजी घरेलू निवेश तथा शुद्ध निर्यात को जोड़कर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय को पता लगाया जाता है। इसमें निजी उद्योग भी होते हैं और सरकारी ब्याज, निजी घरेलू निवेश तथा शुद्ध निर्यात को जोड़कर राष्ट्रीय आय का पता या गणना की जाती है। तो इसमें तीन विधियाँ थी और तीन को अलग अलग, जैसे कि इसमें कह रहा प्रमुख विधि के लिखे, इसी तरह लिखिएगा, तब एग्जामिनर आपका देखिए किस तरीके से हमने सजा के लिखे हैं। एग्जामिनर का मन भी नहीं होगा कि हम एक नंबर काट ले इसका, तो इसीलिए आप इसी तरह से इसी ढंग से लिखिएगा, तो आपका एक भी नंबर, जैसे ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपका एक भी मार्क नहीं कट होगा। तो इस टॉपिक का मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। और अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न में अच्छे क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। क्वेश्चन तो आप देख ही चुके कि क्या लिखा हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष में, मतलब किसी भी देश के सीमा के अंदर, मतलब देश भर में
दी गई समय अवधि, मतलब समय अवधि 1 वर्ष लिया जाता है। 1 वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 1 वर्ष भर में, ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ष भर में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि किसी भी देश में या वर्ष भर में किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य उस देश के सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकली समझना ही नहीं था। और अब इसके बाद जो मेरा है अच्छे क्वेश्चन, इसमें से इस टॉपिक में भी अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अध्याय को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए कि बोर्ड में आपको फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे नंबर 400 से प्लस नंबर मेरा टारगेट है आप लोगों को 450 से नंबर तक दिलाना। तो आप उस ढंग से आप भी, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिएगा तभी आ पाएगा। और यदि कोई PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, और या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से लेना है। और ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव थ्योरी सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं। और मेरा अर्थशास्त्र का 2 अध्याय कवर हो चुका है और बहुत जल्द ये मेरा समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग चलेंगे भूगोल की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग साइंस तो साथ ही पैरेलली चलाएंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट अध्याय देखे थे। और उसके बाद हम लोग से उसका ऑब्जेक्टिव करके हम लोग सेकेंड अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।